हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग और कोनिचिवा, क्योंकि जापान में आज हमारा आखिरी दिन है। ऑलरेडी जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मैंने अपने हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है। लगेज जो है उनके लगेज रूम में रखवा करके, और फिलहाल लगभग अगले 2 घंटे तक मैं ओसाका का जो एक दो और मेन अट्रैक्शन में कवर कर लिया जाए, और एक वीडियो आपको 7-Eleven वगैरह में खड़े रह करके बना करके ये बता दिया जाए कि जापान में जो मेन ग्रोसरी आइटम्स होते हैं उनका क्या रेट वगैरह है। और यहाँ का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, श्राइन है, नाम्बा यासाका श्राइन, तो वो कवर करने में फ़िलहाल जा रहा हूँ। थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि पिछले 10 दिनों से आदत सी हो चुकी है इन अक्षरों को पढ़ने की। जब पहली बार आया था तो बहुत अजीब लग रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड कंट्री लगी। ऑब्जर्वेशंस वगैरह भी बताता हूँ अपने आप को। एक मेरा बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे मैं दोतनबरी में ही चल रहा हूँ, जो ओसाका का बिजिएस्ट एरियाज़ में से एक है, तब भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी है सड़कें। दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने जो देखा, जापान में आपको ऑलमोस्ट हर जगह, मतलब हर टाइप की जॉब में, बस ड्राइवर से लेकर के स्टेशन स्टाफ तक, मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा जगहों पे फ़ीमेल स्टाफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ़ीमेल पॉपुलेशन या एजुकेशन रेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होने के कारण फीमेल्स को जॉब पे रखना यहाँ की कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रेफर करती है। तो जी अगली ऑब्जर्वेशन ये है वेंडिंग मशीन्स। ये वेंडिंग मशीन आपको जापान के हर कोने में देखने को मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा वैरायटी में देखने को मिल जाएगी। किसी वेंडिंग मशीन में से आप खाने की चीज़ें ले सकते हो। खाने की चीज़ों से मेरा मतलब सिर्फ चिप्स वगैरह नहीं, एक्चुअल में गर्म खाना निकलता है वेंडिंग मशीन में से, जैसे नूडल्स वगैरह हो गया। इस टाइप की चीज़ें अगर आप खाना चाहते हो तो आपको वेंडिंग मशीन में भी देखने को मिल जाएगी। ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि यहाँ पे लोग जो है कार्टून कैरेक्टर्स और एनिमे के बिल्कुल क्रेज़ी लेवल फ़ैन है। बड़े बड़े लोग जिनकी एज 30-40 साल है, वो भी टाइम पास के लिए बिल्कुल पूरे टाइम आप देखोगे कार्टून्स वगैरह देखते रहते हैं। तो जी अगर थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ आपको, जब आप जापान ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे आपका समय थोड़ा बहुत ईज़ी बनाने के लिए, तो एक मेरी टिप ये रहेगी कि आप आईसी कार्ड एयरपोर्ट से ही ख़रीद लेना। कोशिश करना कि आपको पासमो वगैरह मिल जाए। जब मैं गया तो सारे आईसी कार्ड्स आउट ऑफ स्टॉक थे, सिर्फ वेलकम सुइका जो इनका कार्ड है वो वाला अवेलेबल था। उस आईसी कार्ड में कभी भी आप कोशिश करना कि 5000 येन से ज़्यादा बैलेंस मत रखना अगर आप वेलकम सुइका लेते हो तो, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल कार्ड है। अगर आप उसमें जितना भी बैलेंस बचाते हो तो उसका आप कोई भी रिफ़ंड वगैरह नहीं ले सकते, उस पैसे को निकाल नहीं सकते, सिर्फ खर्च ही कर सकते हो। उससे फिर आप 7-Eleven वगैरह या कहीं पे भी जहाँ पे वो एक्सेप्टेड हो। ये देख सकते हो फ़िलहाल सामने सिग्नल रेड है, तो इस कारण से हम लोग वेट कर रहे हैं। अब अगर ऐसे में मैं सोचूं कि रोड खाली है और भागते हुए क्रॉस कर लूं, और इस बीच में मेरे साथ कुछ भी अनफॉर्चुनेट हो जाता है, तो इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी मेरे पे डाल देंगे ये लोग। ड्राइवर की कोई गलती हो या ना हो, ये पूरी तरह से मेरी गलती मानी जाएगी कि मैंने रेड सिग्नल पे रोड क्रॉस किया। फाइनली लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉक के बाद मैं पहुंच चुका हूं। तो जी इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं। अभी मैं खड़ा हूं ओसाका के नाम्बा यासाका श्राइन में, और ये श्राइन जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है यहाँ का ये लायन के हेड के शेप में बना हुआ कल्चरल परफॉर्मेंस स्टेज। फ़िलहाल मेन श्राइन की बिल्डिंग ये रही मेरे पीछे। स्टेज की खास बात यह है कि इन्होंने ये स्टेज जो है पूरे तरीके से एक बहुत बड़े लायन के शेप में बना रखा है। ये आपको शायद दिखने में छोटा लग रहा हो, पर ये ना एक्चुअल में आप यहाँ साइड में बिल्डिंग से कंपेयर कर लो, ये लगभग इसका टॉप जो है ये लगभग 3rd फ्लोर जितनी हाइट जितना ऊंचा है। आप देख सकते हो वहाँ से ये श्राइन शुरू होता है, उस गेट से। एक गेट इधर की तरफ है और एक गेट इधर की तरफ। बस छोटा सा श्राइन है, पर इतना छोटा होने के बावजूद इतना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। तो जी अभी फ़िलहाल ओसाका के बहुत फेमस नाम्बा यासाका श्राइन, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही है, और साथ में जापानीज़ लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस वाली जगह है। उस जगह पर विज़िट करके फ़िलहाल वापस वॉक कर रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। वापस हॉस्टल जा कर के लगेज पिकअप करना है। देख सकते हो जी ओसाका ऐसा नहीं है कि जैसा आपको रात को दोतनबरी का नज़ारा दिखता है, ओसाका दिन भर वैसा भरा भरा नहीं रहता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो मैं एक मेन रोड पे वॉक कर रहा हूँ, पर सड़कें पूरी तरह से लगभग खाली है। इतनी ज़्यादा शांति है ना यार यहाँ पे दोस्तों। जब मैं सबसे पहली बार टोक्यो में उतरा था
तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं टोक्यो में हूँ, क्योंकि टोक्यो दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी सिटी है एरिया वाइज, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है टोक्यो की, पर इतनी ज़्यादा शांति इतना बड़ा शहर होने के बावजूद आपको देखने को मिलेगी। हार्डली यहाँ पे कोई हॉर्न ब्लो करता होगा, मैंने अभी तक नहीं सुना है। एक और फैक्ट बता दूँ, मैंने पूरे जापान की ट्रिप में अभी तक फ़ोन रिंग होते हुए किसी का नहीं सुना है। यहाँ पे सब लोग अपना फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं या तो ईयरफोन्स वगैरह डाल के रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके घूमने की कोशिश करने वाले हो तो ना गूगल मैप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। यहाँ का गूगल मैप्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिटेल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, आपको ना ये सब कुछ बताएगा। अब जब जैसे अपने होटल या हॉस्टल से निकल रहे होगे, आप अपनी डेस्टिनेशन का नाम गूगल मैप्स पे डालना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले मोड पे जाना और सेटिंग्स में जा कर के कर देना कि बेस्ट रूट। तो बेस्ट रूट आपको जो बताएगा ना, उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो वो आपको सब कुछ बताएगा। वो आपको ये भी बताएगा कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से आने वाली है, आपकी ट्रेन तक ईज़िली पहुँचने के लिए आपको कौन से एंट्री से स्टेशन में एंटर करना है, कौन से वाले डब्बे में चढ़ने पे आपको सबसे कम भीड़ मिलेगी, और कौन से वाली एग्ज़िट से आप बाहर निकलोगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे सबसे ज़्यादा इजीली पहुंच पाओगे। ये सब कुछ वो बताएगा। फ़िलहाल ये है जी एक 7-Eleven। यहाँ पे 7-Eleven के नाम में थोड़ा ये कुछ अलग सा लिखते हैं, 7 एंड हाई आई होल्डिंग्स। 7-Eleven के अंदर ही आपको हर जगह ATM वगैरह मिल जाएगा। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ वैरायटी अवेलेबल है। तो जी ये है अम्ब्रेलाज़ की वैरायटी यहाँ 7-Eleven में। ये बड़ा वाला अम्ब्रेला अभी थोड़े दिन पहले मैंने शिंजुकू एरिया से परचेज़ किया था। ये मुझे पड़ा था लगभग 750 येन का। इंडियन करेंसी में अगर आप निकालोगे इसकी वैल्यू तो लगभग 500 रुपीज़ के आसपास होती है। ये सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं यहाँ 7-Eleven में। रेड बुल वगैरह की वैरायटी भी आपको देखने को मिल जाएगी ईजीली। अगर बात करते हैं शुगर फ्री रेड बुल की, जो छोटा वाला कैन है, तो वो यहाँ पर 214 येन का है। 214 येन मतलब ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू हो गई 150 इंडियन रुपीज़ के आसपास। वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा वाला नॉर्मल रेड बुल का कैन 280 का है, मतलब इसकी वैल्यू भी लगभग 250 रुपये के आसपास हो गई। कोका कोला के ज़ीरो शुगर वेरिएंट्स और ये यूनिक वाले फ्लेवर्स कोका कोला प्लस और मॉन्स्टर एनर्जी के भी यूनिक फ्लेवर्स आपको यहाँ पे देखने को इजीली मिल जाते हैं। तो जी 1 लीटर पानी की कीमत यहाँ पर है लगभग 170 येन के आसपास। इंडियन करेंसी में अगर इसकी वैल्यू की बात करूँ तो लगभग 120 रुपये पर लीटर पानी की बोतल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। स्टारबक्स की पैकेज ड्रिंक्स वगैरह और अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज़ की वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये है जी वन ऑफ द सेक्शन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 1 लीटर वाले जूसेस मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट लगे यहाँ के, और टेस्टी भी बहुत है। इनफैक्ट ये वाले पाइनएप्पल, एप्पल और जो ऑरेंज जूस है ये मैं काफ़ी टाइम से कंज्यूम कर रहा हूँ, जब से मैं जापान आया हूँ। ये 290 येन में आपको 1 लीटर मिल जाता है, मतलब लगभग 200 रुपये में 1 लीटर जूस मिल जाता है। इसको आप अपनी खुद की पर्सनल बॉटल में खाली करके दिन भर इंजॉय कर सकते हो। इसी के ये छोटे वाले पैकेट्स आपको मिल जाते हैं जिसमें 200 ml जूस लगभग 120 येन, मतलब अराउंड आप कह सकते हो 80 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। पर मुझे इसके कंपैरिजन में ये वाला बहुत ज़्यादा सस्ता लगता है। तो जी ये सारे चिप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह कैसे परचेज़ की जाती है। तो जी ये मैंने परचेज़ कर लिया है आइस्ड कैफ़े लाटे का लार्ज कप। ये मुझे पड़ा है 300 येन का, मतलब एग्जैक्टली 200 रुपये के आसपास। ये इसके साइड में ही आप देख सकते हो। इस कप के लिए सारे ढक्कन वगैरह, स्ट्रॉज और शुगर वगैरह के सैशेस, क्रीमर वगैरह अवेलेबल है। मैं क्या करूँगा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से शुगर वगैरह निकाल के कप में डाल लूँगा और कप को यहाँ पे मशीन में रख के बटन दबा दूँगा आइस कैफ़े लाटे लार्ज का, तो ये खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगी और बहुत बढ़िया सी कॉफ़ी बहुत सस्ते और एफिशिएंट रेट में आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ 7-Eleven पे। तो जी देखा आपने कैसे बड़ी आसानी से और बड़े ही सस्ते रेट पे कंपेयर टू स्टारबक्स वगैरह एक बढ़िया सी आइस्ड कैफ़े लाटे बन करके मेरे हाथ में आ गई है। फ़िलहाल इस कॉफ़ी को एंजॉय करता हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ और सीधा लगेज लेकर के निकलेंगे कांसा एयरपोर्ट। A few moments later. फिलहाल मैं खड़ा हूँ दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड आइलैंड में से एक कांसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे।
जी हाँ, ये एयरपोर्ट को एक आइलैंड लोगों ने बनाया है और ये आइलैंड कोई नेचुरल आइलैंड नहीं है, ये आइलैंड इन्होंने पानी में रेती डाल डाल के बनाया है। और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी ट्रेन चलाई जाती है। फ़िलहाल इन्हीं में से एक ट्रेन में मैं बैठ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। ये पहुँच चुका हूँ मैं अपने गेट नंबर 30 पे। बस कुछ ही देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाने वाली है और फिर उड़ कर के हम पहुंच जाएंगे सीधा सिंगापुर और फिर बैक टू इंडिया। फ़िलहाल ये वीडियो अभी ये वाला सेक्शन इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बैठे बैठे मुझे याद आ रहा था कि आज से ठीक 9 रातें पहले, 10 दिन टू बी प्रिसाइज, 10 दिन पहले मैं जो है टोक्यो में मैंने पहली बार कदम रखा था। एकदम ही बदला बदला सा शहर, बिल्कुल नई भाषा, बिल्कुल नए तौर तरीके, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेन सिस्टम और खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल इंडिया से काफ़ी अलग, इंडियन फूड की बहुत कम अवेलेबिलिटी होना। तो इन सब के बीच में धीरे धीरे करके आखिरकार हमने कोप अप किया और अब जब मतलब लगभग 3-4 दिन में मैं एडजस्ट हो गया था। और अभी मुझे याद आ रहा था कि इस ट्रिप में कितनी बार मुझसे गलतियाँ हुई, कितनी बार मैं गलत ट्रेन पे चढ़ा, गलत स्टेशन पे उतरा और कई बार भीगते हुए भारी बारिश के बीच में कुछ शहरों में पहुंचा और बिल्कुल सुनसान सड़कों पे से गुज़रा और कई बार इतना ज़्यादा डर गया था कि भाई तूफ़ान का सामना हमने किया। अचानक से हम जब बुलेट ट्रेन बोर्ड करने के जोश में स्टेशन पे पहुँचे तो पता चला तूफ़ान ने दस्तक दी है और ट्रेन हमारी जो है कैंसिल हो गई है। तो जी ये ठीक सामने हमको दिख रही है हमारी जो आज की फ़्लाइट होने वाली है सिंगापुर एयरलाइंस की। और ये आप देख पा रहे हो अभी फ़िलहाल हम हैं ओसाका के फेमस कांसाई एयरपोर्ट पे। फेमस इसलिए ये क्योंकि ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड्स है। एक पूरा समुद्र के बीच में इन्होंने आइलैंड बनाया है आर्टिफिशियल और फिर उसी पर ये कांसा एयरपोर्ट बेस्ड है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। ये जो आप बीच में स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये ब्रिज है जो कांसा एयरपोर्ट को मेनलैंड जापान से जोड़ती है। ये सामने ओसाका शहर से थोड़ी दूर कांसाई का एरिया है जिसके नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो ये वो कांसाई वाला रीजन आपको देखने में मिल रहा है। बस यही कहना था कि इस पूरी जापान ट्रिप के दौरान आप मेरे साथ रहे, आपने पूरा मेरा ये सफ़र फॉलो किया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर कुछ आपके सजेशंस वगैरह हो, कुछ फीडबैक हो जिससे मैं अपनी वीडियोस इम्प्रूव कर सकूँ तो वो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना। अगर वीडियोस पसंद आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बहुत जल्द कोशिश करूँगा आपके लिए इससे भी बेहतरीन एक और नई कंट्री की सीरीज़ लाने की। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है पर आप सोच भी नहीं सकते हो मुझे इससे कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो है फ़िलहाल एंड करता हूँ इस वीडियो को। मिलूँगा आपसे फिर से किसी नए वीडियो में, किसी नए शहर में। तब तक के लिए मैं हूँ जयेश। आपने देखा ट्रैवल विद जयेश का जापान सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जी ये है सिंगापुर एयरवेज़ की इकोनॉमी क्लास सीट जिसमें आपको एक USB पावर सप्लाई और सारे लाइट कंट्रोल सीट पे ही देखने को मिल जाते हैं। ये है एक मोबाइल होल्डर, साथ में ग्लास होल्डर। ट्रे टेबल की बात करूँ तो ट्रे टेबल भी एडजस्टेबल है जो अच्छी बात है। और साथ में नीचे मैगजीन्स और वाटर बॉटल है और लेग रूम भी काफ़ी सफिशिएंट है। नीचे ये प्रॉपर सॉकेट है जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो। साथ में इन्होंने हमें पिलो, ब्लैंकेट और एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया हुआ। A few moments later. तो दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। फ़िलहाल आप देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूं सिंगापुर का जो बहुत ही फेमस जूल एरिया है इनके एयरपोर्ट का। ये आप देख सकते हो मैं वाटरफॉल के जस्ट इधर ही खड़ा हूँ।
पर अफसोस है कि वाटरफॉल जो है रात को 11 बजे बंद हो जाता है और फिर सीधा सुबह 11 बजे चालू होता है। और इस बीच में बता दूं कि मैं 11 बजे तक तो यहाँ पे लैंड भी नहीं हुआ था, और सुबह के 11 बजेंगे उससे पहले ही मेरी अगली फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होगी। तो यहाँ पर क्यों आया हूँ मैं बस ट्रायल करना चाहता था कि जो मैंने पढ़ा था VFTF के बारे में, जो सिंगापुर की वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी है, उसे यूज़ करना कितना ज़्यादा ईजी और कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है हम इंडियंस के लिए। तो फ़िलहाल आप देख सकते हो एक तरह से मुझे सिंगापुर में एंट्री मिल गई है, क्योंकि आप अगर जूल को देखना चाहते हो तो ट्रांजिट पैसेंजर्स इसका आनंद नहीं ले सकते। इसके लिए इमिग्रेशन क्लियर करके आपको एयरपोर्ट के बाहर आना पड़ता है, क्योंकि भले इसको कहा जाता है एयरपोर्ट का हिस्सा, पर ये एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है उससे प्रॉपर बाहर निकल के एक अलग बिल्डिंग में सिचुएटेड है। तो बस यही बताना था कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक दो कंट्रीज़ और हैं जो आप सिंगापुर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, जहाँ से अगर आप इंडिया वापस आ रहे हो अपनी होम कंट्री, तो आपको सिंगापुर में 4 दिन तक का स्टे बिना किसी वीज़ा के मिल जाता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आपको जिस कंट्री से आप रिटर्न कर रहे हो वहाँ से सीधा आप अपनी होम कंट्री जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप एक बार इंडिया जा चुके हो और फिर बाद में रिटर्न कर रहे हो सिंगापुर वगैरह। आपको जो है उस कंट्री पर्टिकुलर से सीधा अपनी बैक टू होम कंट्री जाना रहता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो रिटर्न टिकट है वो 96 आवर्स के अंदर में होनी चाहिए यहाँ से बैक टू आपकी होम कंट्री, मतलब इंडिया। और आप जो है इसका रिवर्स भी यूज़ में कर सकते हो अपनी एक जर्नी की, मतलब जैसे अगर मैं जापान गया था तो यहाँ तो मैं इंडिया टू जापान जाने के रास्ते में सिंगापुर एंटर कर सकता हूँ, या जापान टू इंडिया किसी भी एक बार। ऐसा नहीं है कि मैं जाते हुए भी सिंगापुर एंटर कर लूँ, आते हुए भी कर लूँ, किसी भी एक बार एंटर कर सकता हूँ। इसके लिए वीज़ा और रिटर्न फ़्लाइट टिकट लगती है। छोटा सा सिंगापुर का अराइवल कार्ड आपको यहीं पे भरना रहता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बड़ी बात आती नहीं है। पर अगर ये फाउंटेन चालू होता तो डेफ़िनेटली ज़्यादा मज़ा आता। फ़िलहाल तो यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा सा हो रखा है, और मुझे उम्मीद ये नहीं थी कि एकदम ही इस कदर मुझे शांति और अंधेरा देखने को मिलेगा। मुझे लगा था फाउंटेन शायद बंद हो, पर बाकी जूल थोड़ा बहुत वाइब्रेंट मुझे देखने को मिल सकता है। पर फ़िलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बीच में रात को 11 से सुबह 11 बजे के बीच में यहाँ सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट के ये जो फेमस जूल सेक्शन है इधर आते हो, तो आपको बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा। इनफैक्ट इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे पूछ भी रही थी कि इस समय जाकर के करोगे क्या सिंगापुर में, सुबह 7 बजे की तो तुम्हारी फ़्लाइट है, सिर्फ 7 घंटे में तुम करोगे क्या।